गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का तीसरा चैप्टर दूसरा चैप्टर देखेंगे, जो नगर पालिकाओं के गठन और शासन का उल्लेख करता है। देखिए, अभी इस पेज के ऊपर सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे। ऊपर ऊपर हेडिंग लगाओ, नगर पालिका का गठन एवं शासन। ये तीसरा अध्याय जो है, इसमें अपन धारा 3 से लेकर 50 तक अध्ययन करेंगे। दूसरे अध्याय में किसका अध्ययन करेंगे? इस अध्याय 2 में अपन धारा 3 से लेकर 50 तक अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर का नाम है नगर पालिका का गठन एवं शासन। नोट कर लीजिए धारा 3 के ऊपर। अब अपन देखिए, सबसे पहले इसको देखते हैं धारा 3 में किस बात का उल्लेख है। तो धारा 3 की जो हेडिंग है वो देखिए। धारा 3 की हेडिंग जो है वो नगर पालिकाओं का परिसीमन, डिलिमिनेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है। तो नगर पालिकाओं का परिसीमन, देखिए इस परिसीमन शब्द का क्या अर्थ है। सबसे पहले आप देखेंगे इस परिसीमन शब्द का क्या अर्थ है, या डिलिमिनेशन का क्या अर्थ है। या दूसरा ये देख सकते हैं कि डिलिमिनेशन में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है, परिसीमन जो एक्टिविटी होती है उसमें क्या क्या शामिल है। तो सबसे पहले देखिए, परिसीमन में नई नगर पालिका का गठन। देखो, कोई नई नई नगर पालिका का गठन किया जाता है तो उसको अपन क्या मानेंगे? परिसीमन मानेंगे। दूसरा, किसी क्षेत्र को किसी नगर पालिका में शामिल करना। तो नगर पालिका क्षेत्र में कोई नया क्षेत्र शामिल किया जाता है तो वो भी क्या माना जाएगा? परिसीमन का ही हिस्सा है या परिसीमन का ही कार्य है। दूसरा, किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका से अपवर्जित या बाहर करना। मतलब पहले से कोई क्षेत्र जो है वो नगर पालिका में शामिल है और उसको नगर पालिका क्षेत्र से बाहर करना है, तो ये भी क्या है? परिसीमन है। फिर या नगर पालिका की सीमाओं में परिवर्तन करना, तो किसी प्रकार का चेंज करना है तो वो भी क्या है? परिसीमन है। तो पहली बात तो ये है कि ये सारी एक्टिविटी, मतलब किसी नई नगर पालिका का गठन करना, किसी क्षेत्र को किसी नगर पालिका में शामिल करना, किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र से बाहर करना या उससे अपवर्जित करना, या नगर पालिका में किसी प्रकार की सीमाओं का परिवर्तन करना, ये सब क्या है? परिसीमन है। ठीक है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले आप सवाल ध्यान में रखेंगे कि इसमें ये आ जाता है कि परिसीमन की गतिविधि नहीं है या परिसीमन में शामिल एक्टिविटी नहीं है। पहला ऑप्शन दे दिया नगर पालिका का गठन करना, दूसरा दे दिया किसी क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल करना, किसी क्षेत्र को नगर पालिका से बाहर करना या अपवर्जित करना, और चौथा दे दिया नगर पालिका के नाम में परिवर्तन। तो देखो, ये ध्यान रखना है, नगर पालिका की सीमाओं में परिवर्तन परिसीमन है, नाम में परिवर्तन जो है वो परिसीमन नहीं है। ये ध्यान रखना, ये ऑप्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी भी नगर पालिका की सीमाओं में परिवर्तन करना परिसीमन है, लेकिन नाम में परिवर्तन करना परिसीमन नहीं है। तो ये थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है। तो जल्दबाजी में ऐसा नगर पालिका की सीमाओं में परिवर्तन करना और नाम में परिवर्तन करना दोनों अलग बातें हैं। तो ये चीज आप ठीक से ध्यान में रखेंगे। तो ये पहला कार्य नगर पालिका गठन करना, नए क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल करना, स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र से बाहर करना, नगर पालिका की सीमाओं में परिवर्तन करना, यह सब परिसीमन है, लेकिन नाम में परिवर्तन करना परिसीमन नहीं है। दूसरा, यह नगर पालिका शब्द जो है, नगर पालिका का गठन करना, तो नगर पालिका में वो तीनों संस्थाएं हैं, नगर पालिक बोर्ड है, नगर परिषद है, नगर निगम है। तीनों संस्थाएं जो है, इनमें से किसी का भी गठन करते हैं तो वो परिसीमन में आएगा। अब देखिए सवाल, निम्न में से नगर पालिका परिसीमन में आने वाली क्रिया है। तो देखो, पहला ऑप्शन किसी नगर पालिका की घोषणा करना या गठन करना, ठीक है। दूसरा, किसी नए क्षेत्र को का पूर्व गठित नगर पालिका में शामिल किया जाना, किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका से अपवर्जित करना, किसी नगर पालिका की सीमाओं में परिवर्तन करना। ये चारों घटनाएं क्या हैं, या ये चारों क्रियाएं किसमें? परिसीमन में शामिल है। अगर इसी सवाल में ऐसा करें कि निम्न निम्न में से नगर पालिका परिसीमन में आने वाली क्रिया नहीं है और यहाँ इस सीमा की जगह नाम में परिवर्तन कर दिया जाए, तो इसका उत्तर क्या हो जाता? नगर पालिका के नाम में परिवर्तन क्या नहीं है? परिसीमन में आने वाली क्रिया नहीं है। तो थोड़ा सा आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार की भाषा ध्यान में रखनी है। तो केवल सीमाओं में परिवर्तन जो है वो क्या है?
परिसीमन की एक्टिविटी है। फिर नीचे इसमें नोट में देखिए, परिसीमन संबंधित उपयुक्त सभी कार्य करने की शक्ति राज्य सरकार को है। ये देखिए बड़ी चीज जो है वो है ये यहाँ परिसीमन में नहीं, ये परिसीमन में आने वाली एक्टिविटी यहाँ दी गई है और इसी धारा में देखो नीचे क्या लिखा है, परिसीमन संबंधित उपयुक्त सभी कार्य करने की शक्ति किसको है, तो परिसीमन का पावर या डिलिमिटेशन का पावर जो है वो किसको है, राज्य सरकार को है। कहने का मतलब ये सारे कार्य सीधा पूछ ले, नगर पालिका गठन की शक्ति किसको है, राज्य सरकार को है। किसी नगर पालिका के किसी क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र में शामिल करने का पावर किसको है, राज्य सरकार को। किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र से बाहर करने का पावर किसको है, राज्य सरकार को। किसी नगरपालिका की सीमाओं में परिवर्तन करने का पावर किसको है, राज्य सरकार को। कहने का मतलब ये सारे कार्य जो हैं वो कौन सी सरकार करेगी, वो सारे कार्य राज्य सरकार करेगी। ये आपको ध्यान में रखनी है। ये यहाँ जो बात लिखी हुई है इसका मतलब ये है कि परिसीमन की जो शक्ति वो किसको है, राज्य सरकार को है। तथा राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके ही ये सभी कार्य कर सकती है। तो राज्य सरकार को इन सभी कार्यों को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गजट में नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, राजपत्र में प्रकाशन करना पड़ेगा। फिर देखो धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार क्या क्या दिया हुआ है। देखो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर सकेगी। तो नगरपालिका की घोषणा करने की शक्ति किसके पास है, राज्य सरकार के पास। किसके माध्यम से, राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से ऐसा कर सकेगी। जो पहले से नगरपालिका क्षेत्र नहीं है अथवा किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी पूर्व गठित नगरपालिका में शामिल कर सकेगी। यदि राज्य सरकार नए सिरे से किसी नगरपालिका का गठन करती है तो उस नगरपालिका के सभी सदस्यों का अथवा किसी नए क्षेत्र को पूर्व नगरपालिका में जोड़ती है तो उस नए क्षेत्र के सदस्यों का निर्वाचन उस घोषणा की तिथि से 6 माह के भीतर करवाएगा। देखो सदस्यों का निर्वाचन करने का मतलब जैसे किसी भी नगरपालिका, जिसमें मैंने आपको बताया कि नगरपालिक बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम सब है, तो ये एक तो ये है कि पूरी संपूर्ण नगरपालिका की घोषणा ही नए सिरे से की जाती है। तो उसके जो वार्ड मेंबर्स और अध्यक्ष सहित जो सदस्य हैं उनका चुनाव जो है वो राज्य सरकार 6 महीने में करवाएगी। दूसरा है कि मान लो कि कोई पुरानी नगरपालिका है और उसमें कोई नया क्षेत्र या वार्ड जोड़ा जाता है तो उस वार्ड के सदस्य का निर्वाचन जो है 6 माह के भीतर, जो नया वार्ड घोषित किया जाएगा 6 माह के भीतर भीतर उसका निर्वाचन करवाया जाएगा। तो चाहे कोई वार्ड जोड़े या पूरी नगरपालिका को नए सिरे से घोषित करे, दोनों के ही चुनाव की स्थिति कितने टाइम की है, 6 माह की है। अर्थात देखिए नवगठित नगरपालिका या नगरपालिका के लिए जोड़े गए वार्ड सदस्यों का निर्वाचन राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से, जिस तिथि को उस वार्ड को या नगरपालिका को घोषित किया जाएगा उस तिथि से 6 माह के भीतर उसका निर्वाचन करवाना जरूरी है। पहली बात तो ये वो। दूसरा, यदि राज्य सरकार किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका से अपवर्जित या बाहर करती है तो उन सदस्यों को उस नगरपालिका से हटाया जाएगा। मान लो कि किसी वार्ड को कम कर दिया है या किसी वार्ड को नगरपालिका से बाहर निकाल दिया गया है तो उस वार्ड का जो सदस्य है उसको नगरपालिका की सदस्यता जो है उससे हटाया जाएगा। तो राज्य सरकार की राय में उस क्षेत्र का नगरपालिका में प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उस वार्ड का जो मेंबर है, अगर किसी वार्ड को नगरपालिका क्षेत्र से बाहर कर दिया जाता है तो उस नगरपालिका के प्रतिनिधि या वार्ड मेंबर को भी नगरपालिका से बाहर किया जाएगा या हटाया जाएगा। तीसरा नोट देखिए, जब एक नगरपालिका की सीमाओं का किसी अन्य नगरपालिका की सीमाओं में समामेलन किया जाता है। देखो एक नगरपालिका की सीमाओं को दूसरी नगरपालिका की सीमाओं में मिला दिया जाता है। समामेलन का मतलब होता है मिलाना। तो जिस नगरपालिका का समामेलन होता है उसका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य इस अधिनियम के तहत अवधि समाप्त होने तक समामेलित नगरपालिका के सदस्य समझे जाएंगे। देखिए मान लो कि दो नगरपालिकाएं हैं एक्स और वाई, दो जुड़वा नगरपालिकाएं हैं। समझना इसको, ये एक्स नगरपालिका है, इसको किस में मिलाया गया है, वाई नगरपालिका में मिलाया गया है। तो यहाँ देखो इन दोनों के अपने अपने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य हैं। तो जब एक्स को वाई में मिलाया जाएगा तो ये एक ही नगरपालिका बन जाएगी। तो इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य रहेंगे। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो जो वाई के वही माने जाएंगे और एक्स के जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य हैं वो जैसे ही ये एक्स वाई में मर्ज हो जाएगी तो वो किसके सदस्य समझे जाएंगे, वाई के सदस्य समझे जाएंगे। लेकिन उनको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो है उनको भी क्या माना जाएगा, सदस्य माना जाएगा।
तो जब भी किसी नगर पालिका को दूसरी नगर पालिका में मर्ज किया जाता है तो उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य जो है उनको क्या समझा जाएगा? दूसरी नगर पालिका का सदस्य समझा जाएगा। कितने समय के लिए? जितना इन सदस्यों का अक्स नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का बचा हुआ कार्यकाल है, उतनी ही अवधि के लिए उनको सदस्य समझा जाएगा। नए चुनाव के बाद में उनको सदस्य नहीं समझा जाएगा। फिर देखिए, किसी एक नगर पालिका को दो या अधिक नगर पालिकाओं में राज्य सरकार विभक्त करती है। देखो, ऊपर वाला है दो नगर पालिकाओं को मिला देती है, और यहाँ एक ही नगर पालिका को दो नगर पालिकाओं में विभक्त करती है। तो ऐसी नवगठित नगर पालिकाओं में सम्मिलित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ऐसी नवगठित नगर पालिका के सदस्य माने जाएंगे। तो जो वार्ड मेंबर जिस नगर पालिका में चले गए उसी के सदस्य माने जाएंगे। और इस प्रकार जो नवगठित नगर पालिका है को राज्य सरकार अधिनियम के अधीन अधिसूचना जारी कर पहले विघटित नहीं करती है, तो वह तब तक बनी रहेगी जब तक कि मूल नगर पालिका, अर्थात यदि किसी एक नगर पालिका का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व विभाजित किया जाता है लेकिन उसे विघटित नहीं किया जाता है, तो वह शेष बचे हुए कार्यकाल के लिए अस्तित्व में रहेगी। तो देखिए, यदि घोषणा के बाद किसी नगर पालिका को विघटित नहीं करती है, विभाजन की घोषणा के बाद विघटित नहीं करती है, तो बची हुई नगर पालिका जो है वो शेष कार्यकाल के लिए या अपने बचे हुए कार्यकाल के लिए क्या करेगी? अस्तित्व में रहेगी। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, यदि किसी नगर पालिका को कार्यकाल की समाप्ति से 2 वर्ष पूर्व विभाजित कर दिया जाता है। जैसे मान लो कि आज किसी नगर पालिका का 2 वर्ष का कार्यकाल बचा हुआ है और आज उसको विभाजित कर दिया जाता है या उसे 2 खंडों में बांट दिया जाता है, लेकिन पूर्व नगर पालिका को भंग नहीं किया जाता है, तो इन शेष 2 वर्षों के लिए पूर्व सदस्य नवगठित नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। कहने का मतलब, जैसे ये नगर पालिका है और इसके ये 2 हिस्से कर दिए गए, तो इधर जितने वार्ड हैं वो और इधर जितने वार्ड हैं वो, इनके वार्ड प्रतिनिधि इस नगर पालिका में रहेंगे और इसके प्रतिनिधि इस नगर पालिका में। लेकिन ये इस नगर पालिका के जो सदस्य हैं वो तब तक रहेंगे जब तक इसको विघटित नहीं कर दिया जाता। यदि इसको विघटित कर दिया जाता है तो इसके वाले सदस्य भी स्वतः क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर 5वां नोट देखिए, यदि कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका नहीं रह जाता है, मतलब किसी क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र से बाहर कर दिया जाता है, उस दशा में उस नगर पालिका को विघटित कर दिया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखिए आगे, धारा 3 के अधीन किसी पूर्व या नवगठित नगर पालिका की सीमाओं में यदि परिसीमन से कोई परिवर्तन होता है, तो उस स्थिति में संबंधित नगर पालिका ऐसी सीमाओं का सीमांकन या सीमा चिन्ह स्वयं के खर्चे पर जिला कलेक्टर, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। देखो, यदि किसी नगर पालिका की सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है, जैसे ये नगर पालिका है और इसका सीमा क्षेत्र इस प्रकार बढ़ाया जाता है, ये क्षेत्र बढ़ाया गया है, तो पहले इसकी सीमा ये थी और अब इसकी सीमा ये हो गई, तो ये सीमांकन जो है वो नए सिरे से किया जाएगा। पहली बात तो ये, तो यहाँ सवाल ये है कि ये सीमांकन का जो कार्य है वो नगर पालिका करवाएगी और ये सीमांकन का जो खर्चा है वो ये नगर पालिका ही देगी। जिस नगर पालिका की सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है उस नगर पालिका द्वारा ही अपने परिसीमन के पश्चात सीमाओं में परिवर्तन के बाद जो सीमाएं तय हुई है उनका खर्चा करवाने के लिए बाध्य है, और खर्चे पर जिला कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से अनुमोदित करवाएगी या सीमाओं को स्थापित कर अनुरक्षित करेगी। तो देखिए, पहली बात, ये सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है अगर सेक्शन 3 के तहत, तो सीमाओं में परिवर्तन का सीमांकन करने का पावर जो है वो या तो कलेक्टर करेगा या कलेक्टर द्वारा अथॉराइज कोई अधिकारी करेगा, लेकिन इस सीमांकन का खर्चा वो नगर पालिका देगी जिसकी सीमाओं में परिवर्तन किया गया है। तथा एक बात और है कि कलेक्टर या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अनुमोदित सीमाओं का जो रिकॉर्ड है उसको स्थापित और अनुरक्षित करने का जिम्मेदारी जो है वो किसकी रहेगी? कलेक्टर की रहेगी। तो 3 बातें हो गई। अगर किसी नगर पालिका की सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है तो नगर पालिका के सीमे खर्चे पर ही उनका सीमांकन किया जाएगा। दूसरा, ये करेगा कौन? कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी करेगा। और
दूसरी बात, उन सीमाओं का जो रिकॉर्ड है उसको स्थापित करने और रख रखाव करने की जिम्मेदारी कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की होगी। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखिए आप, नगर पालिका के सीमा क्षेत्रों का सीमांकन अनुमोदन की शक्ति है। तो सीमांकन अनुमोदन की शक्ति या तो कलेक्टर को या कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति। नीचे ऐसे ऑप्शन दिए हुए हो सकते हैं जो गलत हैं, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य सरकार है, नगर पालिका का कार्यकारी अधिकारी है। ये ध्यान रखना है। नगर पालिका की सीमाओं का सीमांकन कर उन्हें अनुमोदित करने और उनके रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी है? या जिला कलेक्टर या उसकी तरफ से, या जिला कलेक्टर द्वारा कोई अन्य व्यक्ति को अनुमोदित किया जा सकता है। अगला सवाल देखिए, नवगठित नगर पालिका का निर्वाचन गठन या घोषणा की तिथि से कितनी अवधि में अनिवार्य है? 6 माह में अनिवार्य है। ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर देखिए, जब किसी नगर पालिका का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, अगर किसी नगर पालिका को भंग कर दिया जाता है, तो उसकी शेष निधि, जो फंड है, कोष बचा हुआ है, या कोई प्रॉपर्टी संपत्ति है, या समस्त अधिकार किस में निहित हो जाएंगे? राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे। देखो, जब किसी नगर पालिका को भंग कर दिया जाता है तो उसके बचे हुए कोष या फंड को किस में शिफ्ट किया जाएगा? राज्य सरकार में। या उस फंड का इस्तेमाल कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। जब कोई नगर पालिका भंग हो जाती है तो उसका जो फंड है उसका स्वामित्व किसके पास चला जाएगा? राज्य सरकार के पास चला जाएगा। लेकिन ऐसा उस नगर पालिका के समस्त प्रभारों व दायित्वों के अधीन होगा। इस बात का क्या मतलब है? देखो, बचा हुआ जो फंड है, अगर किसी नगर पालिका को भंग कर दिया जाता है तो उस नगर पालिका के बचे हुए फंड में से, ये बात देखना, समस्त प्रभारों व दायित्वों के अधीन होने का मतलब है कि अगर कोई जिम्मेदारियां हैं, कोई मांगत है, या उस नगर पालिका को कुछ चुकाना है, तो इस बचे हुए फंड में से पहले वो उधारी चुकाई जाएगी जो उस नगर पालिका की है। उसके बाद बचे हुए फंड को ही राज्य सरकार इस्तेमाल कर सकती है। ये देखिए, नगर पालिका के समस्त प्रभारों और दायित्वों, तो नगर पालिका की जो जिम्मेदारियां बकाया हैं उनको इस फंड से चुकाया जाएगा। उसके बाद बची हुई राशि या फंड को कौन इस्तेमाल कर सकता है? राज्य सरकार इस्तेमाल कर सकता है। फिर देखिए, इस प्रकार शेष निधि या संपत्ति को राज्य सरकार आदेश जारी कर उस स्थानीय क्षेत्र के फायदे के लिए खर्च कर सकेगी। ये देखिए, दूसरी बात, किसी नगर पालिका के भंग किए जाने पर फंड में अगर कोई राशि बचती है तो उस राशि का इस्तेमाल जो है वो उसी नगर पालिका के क्षेत्र के ऊपर खर्च किया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार के निर्देश पर उसे खर्च तो किया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार के निर्देश पर उसे कौन से क्षेत्र के फायदे के लिए या विकास के लिए खर्च किया जा सकेगा? उसी नगर पालिका क्षेत्र के लिए। कौन से नगर पालिका क्षेत्र? जिसके अस्तित्व को भंग किया जाता है, अन्यथा नहीं, जो नगर पालिका की अधिकारिता में था। तो देखो, मोटी बात यह है कि जब किसी नगर पालिका का अस्तित्व भंग किया जाता है तो उसकी जो फंड है, प्रॉपर्टी है, वो किस में जाएगी? राज्य सरकार में। और जैसे ही राज्य सरकार में प्रॉपर्टी जाएगी, सबसे पहले उस नगर पालिका के समस्त प्रभार या दायित्व, जो बकाया जिम्मेदारियां हैं उस फंड से, उनको पूरा किया जाएगा। फिर बचा हुआ पैसा है उसको उसी नगर पालिका के भौगोलिक क्षेत्र के ऊपर विकास के लिए खर्च किया जाएगा। ये 3 बातें इसमें आपको ध्यान में रखनी है। फिर 7वां सवाल देखिए, जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका नहीं रह जाता है, मतलब किसी नगर पालिका को समाप्त कर दिया जाता है तथा उसे किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता वाली स्थानीय सीमाओं में शामिल कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि जब किसी नगर पालिका को भंग करके उसके ऊपर किसी अन्य अथॉरिटी को पावर दे दिया जाता है तथा उस नगर पालिका की निधि, संपत्ति, अधिकार व दायित्व उस अन्य प्राधिकारी में निहित हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पहले में क्या फर्क है? जब किसी नगर पालिका को भंग ही कर दिया जाता है और किसी अन्य प्राधिकारी को नहीं सौंपा जाता है, तब तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल राज्य सरकार करेगी। और यदि किसी स्थानीय क्षेत्र को, देखो इसमें ध्यान रखना, किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका नहीं रह जाता है, इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें देखो, पूरी नगर पालिका का अस्तित्व समाप्त हुआ है, पूरी नगर पालिका का अस्तित्व समाप्त होता है तो ये सिस्टम किस में? राज्य सरकार के अधीन चला जाएगा। लेकिन कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका नहीं रह जाता है, मतलब नगर पालिका के किसी क्षेत्र को अगर निकाला जाता है और उसे दूसरी अथॉरिटी को सौंप दिया जाता है, देखो, किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता वाली सीमाओं में शामिल कर लिया जाता है,
तो उस नगरपालिका क्षेत्र की जो संपत्ति या प्रॉपर्टी या निधि है या उसके अधिकार और दायित्व हैं, वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे, उस अन्य प्राधिकारी में। जैसे ये नगरपालिका क्षेत्र है, ये दूसरा नगरपालिका क्षेत्र है, इस नगरपालिका क्षेत्र को यदि इसमें शामिल कर दिया जाता है तो इसकी निधि जो है वो इस नगरपालिका क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी के अधीन हो जाएगा और वही इस पूरे क्षेत्र का क्या करेगा, फिर इस्तेमाल करेगा। ठीक है, और ऊपर वाली बात में और इसमें ये फर्क है। फिर नेक्स्ट देखिए आप इसमें, जब किसी स्थानीय क्षेत्र को एक नगरपालिका क्षेत्र से अपवर्जित कर, देखो ये यहाँ कोई किसी स्थानीय क्षेत्र को एक नगरपालिका क्षेत्र से अपवर्जित कर दूसरी नगरपालिका में सम्मिलित कर दिया जाता है, तो जिस नगरपालिका से उस क्षेत्र को अपवर्जित किया जाता है, देखो तो जिस नगरपालिका से उस क्षेत्र को अपवर्जित किया जाता है उसकी निधि, तो उसकी निधि मतलब फंड, संपत्ति, प्रॉपर्टी, दायित्व का भाग दूसरी नगरपालिका में निहित किया जाएगा। अगर ये नगरपालिका है, ये नगरपालिका है, इस नगरपालिका के इस इतने हिस्से को यदि इस नगरपालिका में शामिल कर दिया जाए तो इसके हिस्से की संपत्ति, ये जो भाग शामिल किया गया है, इसके हिस्से की संपत्ति, दायित्व किस नगरपालिका में, इसमें निहित कर दिए जाएंगे। ठीक है, फिर लेकिन ऐसा राज्य सरकार दोनों नगरपालिकाओं से परामर्श करके इस बात को, लेकिन करेगा कौन, देखो ये हिस्सा जो इस नगरपालिका में शामिल किया गया है, इसके हिस्से की संपत्ति, निधि और दायित्व जो है वो इस नगरपालिका में निहित किए जाएंगे। लेकिन ऐसा करने का पावर किसके पास है, ऐसा करने का पावर राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार भी ऐसा अपनी मर्जी से नहीं करेगी, पहले इन दोनों नगरपालिकाओं से, इससे और इससे कंसल्ट करेगी, परामर्श करेगी और परामर्श करने के बाद जो डिसाइड होगा उसको किस में प्रकाशित किया जाएगा, राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन इस पर भी एक अपवाद है, देखो क्या है, निधि, संपत्ति या दायित्व का इस प्रकार अंतरण उस वक्त नहीं किया जाएगा जब ऐसे किसी भाग का अंतरण अवांछनीय, करने का मतलब अनडिजायरेबल हो, उचित नहीं हो, तो ऐसा हस्तांतरण या अंतरण नहीं किया जाएगा। तो देखिए, जब एक नगरपालिका का क्षेत्र का कुछ हिस्सा दूसरी नगरपालिका में शिफ्ट किया जाता है तो उसके हिस्से की निधि, संपत्ति या दायित्व दूसरी नगरपालिका में शिफ्ट किए जाएंगे। लेकिन ऐसा करेगा कौन, राज्य सरकार। राज्य सरकार कब करेगी, दोनों नगरपालिकाओं से परामर्श करने के बाद जो डिसाइड किया जाएगा उसे राज्य सरकार किस में प्रकाशित करेगी, राजपत्र में। लेकिन ऐसा कोई भी अंतरण जो है वो राज्य सरकार तब नहीं करेगी जब अवांछनीय या अनडिजायरेबल हो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, जब कोई आवास गृह का मतलब हो गया हाउस, विनिर्माणशाला, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब जहाँ माल का विनिर्माण किया जाता है, भंडार, वेयर हाउस, देखो वेयर हाउस का मतलब होता है जहाँ अपन स्टोर करते हैं, भंडार, या उद्योग या कारोबार का स्थान दो नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं में स्थित हो तो राज्य सरकार, अब देखो ये नगरपालिका क्षेत्र है और ये नगरपालिका क्षेत्र है, इसकी सीमाओं के ऊपर यहाँ कोई भी ऐसा प्रतिष्ठान जो इन दोनों की सीमाओं में पड़ता हो, चाहे वो हाउस हो, घर हो, चाहे वो विनिर्माणशाला या मैन्युफैक्चरी हो, चाहे भंडार गृह या स्टोर हाउस या वेयर हाउस हो, चाहे कोई उद्योग हो, चाहे कारोबार हो, अगर इन सीमाओं पर स्थित है तो देखो क्या है, ये देखना, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर ये तय कर सकेगी वह स्थान किस नगरपालिका क्षेत्र में शामिल समझा जाए। तो देखो वास्तव में लोकेशन के हिसाब से या भौगोलिक दृष्टि से तो ये सारे सारे प्रतिष्ठान सीमा पर जो है वो दोनों में, लेकिन इनका प्रबंधन कौन सी ये नगरपालिका देखेगी या ये नगरपालिका देखेगी, ये डिसाइड करने का पावर किसके पास है, राज्य सरकार के पास। और राज्य सरकार जो डिसाइड करेगी उसको गजट में या राजपत्र में प्रकाशित करेगी और इनमें से किसी भी एक नगरपालिका को इसके प्रबंधन का कार्य दे सकती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे, जब किसी स्थानीय क्षेत्र, ये यहाँ आप को पढ़ेंगे, इस किसी की जगह क्या पढ़ेंगे, को पढ़ेंगे। देखिए, जब किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका में शामिल किया जाता है तो उसे शामिल करने की तिथि से
ही उस क्षेत्र पर वे समस्त नियम, उपविधियां, आदेश, निर्देश, अधिसूचनाएं, नोटिस एवं प्रदत्त शक्तियां लागू हो जाएंगी जो शामिल करने की तिथि से पहले से ही उस नगरपालिका पर लागू थी। लेकिन राज्य सरकार इनके लागू होने की तिथि के संबंध में ये को हटाना हो संबंध में अन्य निर्देश भी जारी कर सकती है। तो देखो, इसका मतलब है ये कोई नगरपालिका है और इसमें ये कोई नया क्षेत्र और शामिल कर दिया गया है। तो जिस डेट को ये क्षेत्र शामिल किया जाएगा उसी डेट को पहले से जो उपविधि, कोई आदेश, कोई निर्देश, कोई अधिसूचना, कोई नोटिस या कोई शक्ति यहाँ लागू थी, तो वो ऑटोमेटिक जिस तिथि से इस क्षेत्र को इस नगरपालिका में शामिल किया जाएगा उसी तिथि से इस पर लागू हो जाएगी। बट देखो, इसमें क्या है, ये बात ध्यान में, लेकिन राज्य सरकार इनके लागू होने की तिथि के संबंध में अन्य निर्देश भी जारी कर सकती है। सामान्यतः आपको ये देखना है कि ये सेम डेट से ही लागू होगा, लेकिन राज्य सरकार इस तिथि में किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। मतलब जिस तिथि को शामिल किया जाएगा उससे भिन्न किसी तिथि से भी इस क्षेत्र के ऊपर वो विधियां, आदेश, निर्देश लागू हो सकते हैं जो राज्य सरकार निर्धारित या निश्चित करे। आगे देखिए, 10वां बिंदु इसके अंदर क्या है, जब किसी गांव या ग्रामीण क्षेत्र को नगरपालिका घोषित किया जाए। तो देखो, सामान्यतः आपको पता है कि विलेज है वो ही नगरपालिका क्षेत्र में बदले जाते हैं। तो गांव ही जो है वो नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होते हैं। तो सबसे पहले जैसे अपन कहते हैं कि गांव है, गांव से क्या डिक्लेयर किया जाता है, नगरपालिक बोर्ड डिक्लेयर किया जाता है। नगरपालिक बोर्ड डिक्लेयर करने के बाद में अगर नगरपालिक बोर्ड को अपन नगर परिषद में डिक्लेयर करते हैं, नगर परिषद को अपन नगर निगम में डिक्लेयर करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको तो यहाँ आपको क्या ध्यान में रखना है, जब किसी गांव या ग्रामीण क्षेत्र को नगरपालिका घोषित किया जाए या गांव के किसी क्षेत्र को गांव से अपवर्जित या बाहर करके या हटा करके नगरपालिका में शामिल किया जाता है, तो देखो, जिस गांव को नगरपालिका में कन्वर्ट कर दिया जाता है वो गांव फिर गांव नहीं रह जाता है, क्या हो जाता है, वो नगरपालिका क्षेत्र बन जाता है। तो जैसे किसी गांव को नगरपालिका घोषित कर दिया जाता है तो इस प्रकार शामिल करने की तारीख से ही, मतलब जिस तिथि को किसी गांव को नगरपालिका घोषित किया जाएगा उसी तिथि से उस क्षेत्र में क्या होगा, ऐसा क्षेत्र गांव नहीं रहेगा। पहली बात तो क्या हो जाएगा, नगरपालिका हो जाएगा। ऐसे क्षेत्र पर स्थापित ग्राम पंचायत अपना कार्य बंद कर देगी। तो कहने का मतलब, जिस तिथि को ग्राम पंचायत को नगरपालिका घोषित किया जाएगा उस तिथि से ग्राम पंचायत काम करना बंद कर देगी तथा वह नगरपालिका उस पर अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगी। उसी दिन से उस पर नगरपालिका के पावर यूज किए जाएंगे। जब ऐसे क्षेत्र में, अब देखो, किसी ग्राम पंचायत को किस में डिक्लेयर किया गया है, किसी ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाया गया है, तो क्या होगा, देखो, जब ऐसे क्षेत्र में नगरपालिका का चुनाव नहीं होता है, ये देखो, जब तक एक ग्राम पंचायत को नगरपालिका घोषित किया गया है और जब तक उस नगरपालिका का चुनाव नहीं होता है तब तक ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिनिधि, मतलब जैसे गांव में सरपंच, उप सरपंच और पंच होते हैं, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, सरपंच उस नगरपालिका का अध्यक्ष हो जाएगा, उप सरपंच उस नगरपालिका का उपाध्यक्ष हो जाएगा और पंच जो है वो उस नगरपालिका के क्या हो जाएंगे, सदस्य हो जाएंगे। तो देखो क्या लिखा है, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिनिधि वाले सरपंच, उप सरपंच व पंच या पंचों को उस नगरपालिका का सदस्य या अतिरिक्त सदस्य समझा जाएगा। ठीक है। अब यहाँ ये ध्यान रखना है, अगर पूरी ग्राम पंचायत को नगरपालिका घोषित किया है तो वो एज इट इज सदस्य हो जाएंगे। और यदि मान लो कि ये पहले से कोई नगरपालिका है और इसमें ये कोई ग्राम पंचायत मिलाई गई है, ये ग्राम पंचायत थी और ये नगरपालिका थी, पूरी ग्राम पंचायत को इस नगरपालिका में मिलाया गया है, तब सरपंच, उप सरपंच और पंच जो है वो इस नगरपालिका के क्या रहेंगे, सदस्य रहेंगे। क्या रहेंगे, सदस्य रहेंगे। और यदि ये ऊपर वाला उदाहरण अलग बताया मैंने, यदि ये ग्राम पंचायत है और पूरी ग्राम पंचायत को एज इट इज नगर पालिका बनाया गया है तो उसका सरपंच इसका क्या बनेगा, अध्यक्ष, उप सरपंच क्या बनेगा, उपाध्यक्ष और पंच क्या बनेंगे, इसके सदस्य बनेंगे। तो पूर्व गठित नगर पालिका में किसी ग्राम पंचायत को शामिल किया है या पूरी ग्राम पंचायत को नए सिरे से नगर पालिका घोषित किया है, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है जो मैंने आपको बता दिया है।
अर्थात पूरी ग्राम पंचायत को नगर पालिका घोषित किया गया है, तो पंचायत के सभी सदस्य नगर पालिका के उसी रूप में सदस्य समझे जाएंगे जिस रूप में ग्राम पंचायत में होते हैं। और यदि किसी ग्राम पंचायत का कोई भाग या वार्ड नगर पालिका में शामिल किया जाता है, तो उस वार्ड का पंच या उस नगर पालिका का सदस्य माना जाएगा। जैसे 2018 में एग्जाम्पल देखो, खाटू श्याम जी ग्राम पंचायत को नगर पालिका में परिवर्तित किया गया, तो यहाँ के सरपंच को नगर पालिका का अध्यक्ष, उप सरपंच को उपाध्यक्ष और पंच को क्या बनाया गया, उस नगर पालिका का सदस्य बनाया गया। फिर नेक्स्ट देखिए, अगला बिंदु क्या है, यदि किसी ग्राम पंचायत को नगर पालिका घोषित किया जाता है, तो उसकी संपूर्ण आस्तियां, देखो ग्राम पंचायत के पास भी संपत्ति वगैरह होती है, उसकी भी जिम्मेदारियां होती हैं। तो यदि किसी ग्राम पंचायत को नगर पालिका घोषित किया जाता है, तो उसकी संपूर्ण आस्तियां और दायित्व नगर पालिका में निहित हो जाती है। मतलब ग्राम पंचायत की संपत्ति और दायित्व जो है किस में चले जाएंगे, नगर पालिका में चले जाएंगे। कब? जब किसी ग्राम पंचायत को नगर पालिका घोषित किया जाता है। और यदि किसी पंचायत के कुछ भाग को नगर पालिका में शामिल किया जाता है, मान लो कि ये नगर पालिका है और ये ग्राम पंचायत है पूरी की पूरी, और इस ग्राम पंचायत के थोड़े से हिस्से को, इस हिस्से को इस नगर पालिका में मिलाया जाता है, ये बात कर रहे हैं। देखो यहां से दोबारा देखना, और यदि किसी पंचायत के कुछ भाग को नगर पालिका में शामिल किया जाता है, तो उसकी आस्तियां एवं दायित्वों का उतना ही भाग उस नगर पालिका में निहित होगा जितना कि राज्य सरकार निर्देश दे। ये वही बात है जो दो नगर पालिकाओं के बीच में, देखो दो नगर पालिकाओं में से एक नगर पालिका को का थोड़ा हिस्सा दूसरी नगर पालिका को दिया जाता है, तो इसके अधिकार और संपत्ति और दायित्व इसमें निहित किए जाएंगे। तो ये राज्य सरकार गजट में नोटिफाई करके, ऐसा ही एक तरफ ग्राम पंचायत है, दूसरी तरफ नगर पालिका है। अगर ग्राम पंचायत का थोड़ा हिस्सा नगर पालिका को दिया जाता है, तो इस संबंध में इस क्षेत्र की जो आस्तियां, प्रॉपर्टी और दायित्व हैं, वो ग्राम पंचायत से हटकर इसमें जाएंगी। लेकिन ऐसा कौन निर्धारित करेगा? राज्य सरकार डिसाइड करेगा कि कौन सी आस्तियां और कौन से दायित्व जो हैं वो इस क्षेत्र के संबंध में नगर पालिका में जाएंगे और कौन से नहीं जाएंगे। राज्य सरकार इन ये जो डिसाइड करेगी, वो सारा का सारा किस में प्रकाशित किया जाएगा? राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। फिर देखो, संपूर्ण पंचायत या पंचायत के किसी भाग को, ये देखो पूरी पंचायत या पंचायत के किसी भाग को नगर पालिका में शामिल करने के पश्चात, तो चाहे ये देखिए ये पूरी पंचायत शामिल की है और ये पंचायत का कोई भाग शामिल किया है, तो चाहे तो किसी नगर पालिका क्षेत्र में पूरी पंचायत को शामिल किया जाए या पंचायत के किसी भाग को नगर पालिका में शामिल किया जाए। जैसे ही शामिल किया जाएगा, उसके बाद नगर पालिका उस क्षेत्र से ऐसे करों की वसूली कर सकेगी जो विधि पूर्वक लागू हो। तो जैसे मान लो मैंने बताया ये ग्राम पंचायत का हिस्सा, ये हिस्सा इस नगर पालिका में मिला है, तो जैसे ही इस नगर पालिका में इसे मिला दिया जाएगा, तो इस क्षेत्र से कर वगैरह वसूलने का जो पावर है वो किसके पास आ जाएगा? इस नगर पालिका के पास आ जाएगा। ठीक है। फिर देखिए, जब किसी पंचायत क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल कर, यहाँ आपको पढ़ेंगे, जब किसी, थोड़ा सा नोट करते जाना जो करेक्शन है, जब किसी पंचायत क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल कर लिया जाता है, तो उस पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के स्थान पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 लागू हो जाता है। ये ध्यान रखना। देखो पंचायतों को अपन रेगुलेट करते हैं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 से, और नगर पालिकाओं को अपन रेगुलेट करते हैं नगर पालिका अधिनियम 2009 से। तो यहाँ देखो, अगर किसी ग्राम पंचायत को नगर पालिका क्षेत्र में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसके ऊपर ग्राम पंचायत वाले इस कानून की बजाय नगर पालिका वाला ये कानून लागू हो जाता है ऑटोमेटिक। फिर देखिए इसमें अगला बिंदु, किसी ग्रामीण क्षेत्र को नगर पालिका घोषित करने। अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र को नगर पालिका घोषित करना है या उसे नगर पालिका में शामिल करने के बाद इस संबंध में राज्य सरकार वे समस्त लिखित आदेश एवं निर्देश दे सकेगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हो। तो कहने का मतलब, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र को जब नगर पालिका घोषित कर दिया जाता है, तो उस संबंध में कोई भी आदेश या निर्देश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्य सरकार के पास होती है। तो देखना, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र को अगर नगरीय क्षेत्र घोषित या नगर पालिका घोषित किया जाता है, तो उसके संबंध में कोई भी आदेश निर्देश आदि जारी करने का पावर जो है वो किसको हो जाता है? राज्य सरकार के पास जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है।
ये अभी तक मैंने जो चर्चा की है, इनमें से कोई सी भी बात देखिए, सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी बातें आपको सेक्शन 3 में हैं। तो देखो, नगर पालिका के संबंध में परिसीमन वगैरह का जो प्रावधान है, वो सारा का सारा किसमें है, धारा 3 में। ये देखो, नगर पालिका का परिसीमन। तो ये सारी एक्टिविटी जो मैंने आपको बताई है, इनमें से कोई सी भी चीज ऐसी नहीं है जो परिसीमन में नहीं आती। तो अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे, तो सेक्शन 3 में परिसीमन है। परिसीमन का मतलब मैंने आपको बताया था कि नई नगर पालिका का गठन करना है, एक नगर पालिका का क्षेत्र दूसरी नगर पालिका को सौंपना है, किसी नगर पालिका को भंग करना है, नगर पालिका की सीमाओं में परिवर्तन करना है, ये सारी चीजें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। किसमें? सेक्शन 3 में। ये सारे बिंदु मैंने सेक्शन 3 के आपको बताए हैं। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चीजें अपन अगले वीडियो में देखेंगे।